नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानती हैं कि हम हर दिन अनगिनत लोगों से मिलती हैं, उनसे बात करती हैं, उनके साथ काम करती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सच में समझ नहीं पाती। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपका बहुत करीबी दोस्त था जिस पर आपने आंख मूंदकर भरोसा किया और एक दिन अचानक पता चला कि वो तो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ था? उस पल में मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, काश मैं पहले समझ पाती। दोस्तों, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता। हम सभी के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बाहर से कुछ और दिखते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। कुछ लोग इतने आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं कि हम उनकी ओर खींचे चले जाते हैं, और कुछ लोगों की बातें सुनकर ही मन में चिड़चिड़ाहट होने लगती है। कुछ लोग दूसरों को आसानी से अपने इशारों पर नचा लेते हैं और कुछ बार बार धोखा खा जाते हैं। ये सब कोई जादू नहीं है, यह एक गहरी मनोविज्ञान की समझ है। आज हम जिस किताब की बात करने वाली हैं उसका नाम है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी मानव स्वभाव के नियम। इस किताब को लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने, जो अपनी गहरी शोध और दमदार कहानी कहने की शैली के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि इंसान का स्वभाव अनुमान लगाने योग्य है, और अगर हम इसे समझ लें तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आज इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे ज़रूरी अध्यायों की गहरी समरी करने वाली हैं, जहां आपको पता चलेगा कि दूसरों की असली प्रकृति को कैसे पहचानें, अपनी भावनात्मक कमजोरियों को कैसे काबू करें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा कैसे दें। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो शायद आपको अपने बारे में कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे और आप सुन रही हैं किताबी कीड़ा ऑडियो बुक समरी। तो चलिए शुरू करती हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की इस शानदार यात्रा से, जहां हम इंसान के मनोविज्ञान के सबसे गहरे रहस्यों को एक एक करके खोलेंगी। अध्याय 1, अतार्किकता का नियम। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना किसी ठोस वजह के अचानक गुस्से में आ जाते हैं? क्यों हम में से कई लोग अपनी भावनाओं के बहाव में बहकर ऐसे फैसले ले लेती हैं जिनका बाद में पछतावा होता है? क्यों ऐसा होता है कि हम किसी चीज को एक ही नजरिए से देखने लगती हैं और उसी पर अड़ जाती हैं, भले ही हकीकत कुछ और हो? ये सब इंसानी स्वभाव की एक बहुत गहरी सच्चाई को दर्शाता है। हम सभी किसी न किसी हद तक अतार्किक होती हैं, और जब हम ये मान लेती हैं कि हम पूरी तरह तर्कसंगत हैं, ठीक उसी वक्त हम सबसे बड़े भ्रम में होती हैं। अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगी कि दुनिया के बड़े बड़े फैसले भी केवल तर्क के आधार पर नहीं लिए जाते। लोग राजनीति में, व्यापार में, रिश्तों में और अपने करियर में भी ऐसे निर्णय लेते हैं जो अक्सर उनकी भावनाओं से प्रेरित होते हैं। फिर भी हर कोई ये मानता है कि उसने बहुत सोच समझकर और तर्कसंगत फैसला लिया है। सोचिए, एक बहुत बुद्धिमान और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कभी कभी गुस्से में आकर ऐसा काम कर बैठता है जो उसके लिए नुकसानदेह साबित होता है। एक व्यापारी जो सालों से सफल रहा है, एक बार लालच में आकर कोई गलत निवेश कर लेता है और सब कुछ खो बैठता है। एक नेता जो अपनी दूरदृष्टि के लिए जाना जाता है, जब अहंकार उस पर हावी हो जाता है तो गलत फैसला लेकर अपनी साख को मिट्टी में मिला लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान के दिमाग में भावनाएं तर्क से ज्यादा ताकतवर होती हैं। जब हम किसी चीज को लेकर भावुक होती हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे सही ठहराने के लिए कोई न कोई तर्क गढ़ ही लेता है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। इसे युक्तिसंगतकरण कहते हैं, यानी हम अपने गलत फैसलों को भी सही साबित करने की कोशिश करती हैं, बजाय इसके कि उन्हें स्वीकार करें और सुधारें। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को पसंद करती हैं। अगर वो कोई गलती करता है तो आप उसे नज़रअंदाज कर देंगी या माफ़ करने के बहाने ढूंढ लेंगी। लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसे आप पसंद नहीं करती, तो वो आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी। ये दिखाता है कि हम चीज़ों को निष्पक्ष होकर नहीं देखती, बल्कि हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। इसी तरह जब हम किसी चीज से डरती हैं तो हमारा दिमाग उसी डर को सही साबित करने के लिए कारण ढूंढने लगता है। अगर हमें लगता है कि हम असफल हो सकती हैं तो हम उन सभी बातों पर ध्यान देने लगती हैं जो हमारी असफलता को सिद्ध कर सकें। यह भावनात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो अगर हम सच में अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहती हैं तो सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम पूरी तरह तर्कसंगत नहीं हैं। हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या मेरा यह निर्णय किसी भावना से प्रभावित है? अगर हाँ, तो एक कदम पीछे हटकर सोचना जरूरी है। महान नेता और सफल लोग एक खास कला में माहिर होते हैं। वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। वे समझती हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा रुककर, गहरी सांस लेकर और तर्कसंगत सोच अपनाकर फैसला लेना बेहतर होता है। जब भी हम किसी भावना से प्रेरित होकर कोई निर्णय लेने वाली हों तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इस स्थिति को निष्पक्ष रूप से देख रही हूं? क्या मेरा निर्णय किसी डर, लालच, क्रोध या अहंकार से प्रभावित हो रहा है? अगर कोई और मेरी जगह होता तो वो क्या करता? अतार्किकता केवल दूसरों में नहीं होती, ये हमारे अंदर भी होती है।
जब हम ये मान लेती हैं कि हम भी कभी कभी गलत सोच सकती हैं, तो यही पहला कदम होता है अपने दिमाग को और अधिक तर्कसंगत बनाने की ओर। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बिना सोचे समझे अपने निर्णयों पर हावी होने दें तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। अध्याय 2, आत्ममुग्धता का नियम। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है, जो हर बात में खुद को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है? या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी भावनाओं को समझने की बजाय सिर्फ अपने बारे में सोचता है? अगर हाँ, तो आपने आत्ममुग्धता को करीब से देखा है। हम सभी अपने बारे में सोचती हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग खुद को लेकर इतने अधिक केंद्रित होते हैं कि वे दूसरों की भावनाओं, विचारों और परेशानियों को देख ही नहीं पाते। वे अपने एक छोटे से दायरे में जीते हैं जहां उनकी दुनिया का केंद्र केवल मैं होता है। यही आत्ममुग्धता है। ऐसे लोगों पर ध्यान दें तो पाएंगी कि ये हमेशा अपने बारे में बात करते हैं। अगर आप उन्हें अपनी किसी समस्या के बारे में बताएंगी तो वे तुरंत उसे अपनी किसी बड़ी समस्या से जोड़कर बताने लगेंगे। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी चीज उनकी खुद की छवि होती है। लेकिन दोस्तों, आत्ममुग्धता केवल उन लोगों तक सीमित नहीं है जो दूसरों के सामने खुद को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत गहरे स्तर पे हर इंसान के अंदर पाई जाती है। हम सब किसी न किसी रूप में आत्ममुग्ध होती हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगता है, जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन जो लोग पूरी तरह से आत्ममुग्ध होते हैं, वे इस भावना को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। बचपन में हर बच्चा स्वाभाविक रूप से आत्मकेंद्रित होता है। एक छोटे बच्चे के लिए उसकी दुनिया बस वही होती है। वो ये नहीं समझ पाता कि उसके माँ बाप भी थक सकते हैं या परेशान हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। हमें ये सीखना चाहिए कि हर कोई अपनी परेशानियों और खुशियों के साथ जी रहा है और हम अकेले इस दुनिया के केंद्र नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से नहीं गुजरते। वे उसी आत्मकेंद्रित सोच के साथ बड़े होते हैं। शायद उनके माँ बाप ने उन्हें हमेशा यह महसूस कराया कि वे खास हैं, कि वे दूसरों से बेहतर हैं। या फिर हो सकता है कि वे अपने बचपन में उपेक्षित रहे हों और इसीलिए वे अब दुनिया से वो प्यार और ध्यान पाने की कोशिश कर रहे हों जो उन्हें पहले नहीं मिला। आत्ममुग्ध व्यक्ति को पहचानना मुश्किल नहीं है। वे अक्सर अपनी ही कहानियां सुनाने में व्यस्त रहते हैं, आपकी बातों को काटकर अपनी बात रखना पसंद करते हैं। अगर आप उन्हें कोई सुझाव दें तो वे उसे नज़रअंदाज कर देंगे या इसे ऐसे लेंगे जैसे आप उनकी आलोचना कर रही हों। उन्हें लगातार तारीफ और सराहना की ज़रूरत होती है और अगर वे इसे नहीं पाते तो चिड़चिड़ा जाते हैं। आत्ममुग्धता का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये इंसान के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति कभी भी किसी रिश्ते में बराबरी का संतुलन बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ केवल खुद की छवि होती है। अगर हम सच में खुद को आत्ममुग्धता से बचाना चाहती हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम अकेले इस दुनिया में नहीं हैं। पहला कदम ये स्वीकार करना है कि हम भी कभी कभी आत्ममुग्ध होकर सोचती हैं। जब हम किसी बातचीत में होती हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं सामने वाले की भावनाओं को भी उतना ही महत्व दे रही हूं जितना अपनी भावनाओं को? अगर जवाब नहीं है तो हमें खुद को बदलने की ज़रूरत है। असली समझदारी इसी में है कि हम खुद को दूसरों की भावनाओं से जोड़ सकें और अपनी दुनिया को सिर्फ मैं से हटाकर हम की ओर ले जा सकें। अध्याय 3, भूमिका निभाने का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग असल में वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं? हम में से हर कोई एक भूमिका निभा रही है, एक ऐसा चेहरा दिखा रही है जो समाज को स्वीकार्य हो, जो लोगों को पसंद आए। लेकिन क्या होगा अगर हम इस खेल को समझ जाएं और इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीख लें? हम एक ऐसी दुनिया में रहती हैं जहां लोग हमेशा अपने वास्तविक रूप को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे वो चेहरा नहीं दिखाते जो वे सच में हैं, बल्कि वह दिखाते हैं जो उन्हें दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज़रूरी लगता है। समाज में हर व्यक्ति एक किरदार निभा रहा होता है, एक ऐसी भूमिका जिसे उसने खुद चुना है या जिसे परिस्थितियों ने उसे निभाने पर मजबूर कर दिया है। किसी भी पेशे को देख लें। एक राजनेता जनता को प्रभावित करने के लिए एक अलग चेहरा अपनाता है। एक व्यापारी अपने ग्राहकों के सामने हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखता है, भले ही अंदर से वो डरा हुआ हो। हम सभी जाने अनजाने इस खेल का हिस्सा हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलती हैं तो हम उसके वास्तविक स्वभाव को नहीं देखती। हम उसकी मुस्कान, उसके शब्दों और उसके हाव भाव को देखती हैं। हमें लगता है कि यही उसका असली रूप है, लेकिन अक्सर यह केवल एक मुखौटा होता है। लोग अपने अंदर छिपी असलियत को बाहर नहीं आने देते, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर दुनिया उन्हें उनकी असली पहचान में देख ले तो शायद उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। हर इंसान का असली स्वभाव तभी दिखता है जब वो अकेला होता है।
जब कोई हमें देख नहीं रहा होता तब हम असल में वैसी होती हैं जैसी हम हैं, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी बनावटी मुस्कान के। लेकिन जैसे ही हम किसी के सामने आती हैं, हमारी भूमिका निभाना शुरू हो जाता है। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। स्कूल में अनुशासित दिखना पड़ता है, भले ही मन शरारत करने का हो। नौकरी पर हमेशा पेशेवर और आत्मविश्वासी दिखना होता है, भले ही अंदर से घबराहट हो। लोग भूमिकाएं इसलिए निभाते हैं क्योंकि यह उन्हें समाज में स्वीकृति दिलाती है। लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो आप ये समझ सकती हैं कि कौन अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो अंदर से असुरक्षित हो। जब कोई बहुत अधिक दयालु बनने की कोशिश करता है तो संभव है कि वो अपनी असली भावनाओं को छुपा रहा हो। लोगों के चेहरे पर लिखी मुस्कान हमेशा उनके मन की सच्चाई को नहीं दिखाती। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सदा मुखौटा पहने रहें। समझदारी इसी में है कि आप इस नियम को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी असली पहचान को भी न भूलें। जब आप ये समझने लगती हैं कि लोग केवल वही नहीं हैं जो वे दिखते हैं, तब आप दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगती हैं। आप झूठी मुस्कानों के पीछे का दर्द देख सकती हैं, बनावटी आत्मविश्वास के पीछे की असुरक्षा महसूस कर सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी से मिलें तो केवल उसकी कही हुई बातों पर ध्यान न दें, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करें कि वो किस भूमिका को निभा रहा है। क्योंकि असली जीत इसी में है कि आप दुनिया के इस खेल को खेलें, लेकिन अपनी असल पहचान को खोए बिना। अध्याय 4, ईर्ष्या का नियम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपके आसपास सफल होता है तो आपको खुशी कम और बेचैनी ज्यादा होती है? क्या आप कभी अपने ही किसी दोस्त की तरक्की देखकर असहज महसूस करने लगती हैं? ये कोई मामूली भावना नहीं है, ये ईर्ष्या है, एक ऐसा जहर जो इंसान के मन को धीरे धीरे खा जाता है। हम इंसान अपने स्वभाव से ही एक दूसरे से तुलना करने के आदी हैं। जब हम किसी को खुद से आगे बढ़ते देखती हैं तो हमारे मन में दो तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं। या तो हम उनकी सफलता से प्रेरित होती हैं या फिर अंदर ही अंदर जलने लगती हैं। ईर्ष्या कोई नई चीज नहीं है, यह उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की सभ्यता। इतिहास में देखें तो पाएंगी कि सबसे बड़े युद्ध, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के पीछे अक्सर ईर्ष्या ही रही है। कई बार ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि हम इसे पहचान भी नहीं पाती। हम सोचती हैं कि किसी की सफलता हमें प्रभावित नहीं करती, लेकिन जब वही व्यक्ति हमसे आगे निकल जाता है तो हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। हम खुद से सवाल पूछती हैं, मैं क्यों नहीं? मेरे पास ये क्यों नहीं? उसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर सकी? और यहीं से शुरू होता है ईर्ष्या का खेल। ईर्ष्या का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि ये धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देती है। ये हमें दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देने और अपनी खुद की क्षमता को नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर देती है। लोग ईर्ष्या को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। कुछ इसे खुलेआम दिखाते हैं, आपकी सफलता को कम आंकते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे या आपकी उपलब्धियों को सिर्फ किस्मत कहकर टाल देंगे। लेकिन कुछ लोग इसे छुपा लेते हैं। वे आपकी तारीफ तो करेंगे, लेकिन उनकी आंखों और शब्दों में एक छुपा हुआ दर्द होगा। ईर्ष्या केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, ये कार्यस्थलों में, दोस्ती में, रिश्तों में और यहाँ तक कि परिवारों में भी देखने को मिलती है। लेकिन क्या ईर्ष्या को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये इंसानी स्वभाव का हिस्सा है। लेकिन इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। ईर्ष्या को नकारात्मक भावना बनाने के बजाय इसे प्रेरणा का स्रोत बनाया जा सकता है। अगर कोई हमसे बेहतर कर रहा है तो हम उससे सीख सकती हैं, न कि उससे जल सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी की सफलता देखकर असहज महसूस करें तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं इस भावना को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? अगर हाँ, तो इसे प्रेरणा बनाइए, और अगर नहीं तो इसे तुरंत अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि ईर्ष्या में जलते रहने से कोई आगे नहीं बढ़ता, बल्कि जो इसे पहचानकर काबू कर लेती है वही असली विजेता होती है। अध्याय 5, आक्रामकता का नियम। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपके खिलाफ चुपचाप साजिश रच रहा है? क्या आप कभी किसी व्यक्ति के मीठे शब्दों के पीछे छिपे गुस्से और जलन को महसूस कर पाई हैं? दुनिया में हर इंसान आक्रामकता को अलग अलग रूपों में जीता और व्यक्त करता है। कुछ इसे खुलकर दिखाते हैं तो कुछ इसे मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं। लेकिन एक बात तय है, आक्रामकता हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे समझना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। आक्रामकता को अक्सर गलत समझा जाता है। जब हम ये शब्द सुनती हैं तो हमारे दिमाग में हिंसा, गुस्सा और शारीरिक संघर्ष की छवि बनती है। लेकिन असली आक्रामकता हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। यह कई बार बहुत सूक्ष्म और छुपी हुई होती है। ये केवल शारीरिक रूप में नहीं बल्कि शब्दों, भावनाओं और मानसिक खेलों के रूप में भी सामने आती है। कुछ लोग आक्रामकता को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं।
खुले रूप में दिखने वाली आक्रामकता को पहचानना आसान होता है, लेकिन छुपी हुई आक्रामकता सबसे खतरनाक होती है। ऐसे लोग सीधे लड़ाई नहीं करते बल्कि दूसरों के खिलाफ गुप्त रूप से साजिशें रचते हैं। वे दूसरों की सफलता में अड़चन डालते हैं, पीठ पीछे बुरा बोलते हैं। वे सामने से तो आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपकी नाकामयाबी का इंतजार भी करेंगे। कई बार हम खुद भी इस आक्रामकता का शिकार होती हैं। जब हमें दबाया जाता है, जब हमें अनदेखा किया जाता है, जब हमारी मेहनत का श्रेय कोई और ले लेता है, तब हमारे अंदर भी आक्रामकता जन्म लेती है। लेकिन सवाल ये है कि हम इसे कैसे व्यक्त करती हैं। जो लोग आक्रामकता को समझ जाती हैं और इसे नियंत्रित कर लेती हैं, वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना पाती हैं। इतिहास में जितने भी महान नेता और प्रभावशाली लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी आक्रामकता को सही दिशा में मोड़ने की कला सीख ली थी। उन्होंने अपने गुस्से और आक्रामक ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय इसे अपने लक्ष्यों को पाने में लगाया। इसीलिए अगली बार जब आपको अपने भीतर गुस्से की लहर महसूस हो, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे बेकार की लड़ाई में बर्बाद करने वाली हूं या इसे अपनी सफलता का हथियार बनाने वाली हूं? क्योंकि आक्रामकता को नियंत्रित करने वाली ही असली विजेता होती है। अध्याय 6, भीड़ का अनुसरण करने का नियम। क्या आपने कभी खुद को किसी भीड़ का हिस्सा बनते हुए पाया है, बिना ये सोचे कि आप सच में ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या आपने कभी किसी चलन को सिर्फ इसलिए अपनाया है क्योंकि बाकी सब वही कर रहे थे? हम सोचती हैं कि हम अपने फैसले खुद लेती हैं, लेकिन सच ये है कि समाज, संस्कृति और हमारे आसपास मौजूद लोग हमें उस दिशा में धकेलते हैं जहां हम बिना सोचे समझे भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। ये एक अदृश्य ताकत है जो हमारी सोच, हमारी पसंद और यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी नियंत्रित करती है। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं। हम जन्म से ही एक समुदाय का हिस्सा होती हैं और हमें इस बात की परवाह होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम नहीं चाहती कि हमें अलग या अजीब समझा जाए। इसी वजह से कई बार हम अपने असली विचारों और इच्छाओं को दबाकर वही रास्ता चुन लेती हैं जो बाकी सबने चुना है। अगर आप गौर करें तो पाएंगी कि ये प्रवृत्ति हमारे जीवन के हर हिस्से में मौजूद है। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाना ही सफलता की निशानी है। कॉलेज में वही कोर्स चुनने के लिए कहा जाता है जो सुरक्षित हो, भले ही हमारी असली रुचि किसी और चीज में हो। नौकरी में हम वही काम करते हैं जो समाज में सम्मानित माना जाता है, बिना ये सोचे कि क्या वो वास्तव में हमें खुशी देता है। सोशल मीडिया इस नियम का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब कोई नया चलन आता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे अपनाने लगते हैं, क्योंकि वे भीड़ से अलग नहीं दिखना चाहते। इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने बिना सवाल किए भीड़ का अनुसरण किया है, तब तब समाज को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन यही वो समय होता है जब असली सोचने वाले लोग, असली बदलाव लाने वाले लोग खड़े होते हैं। जो लोग भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं, वही दुनिया में कुछ नया और क्रांतिकारी करने में सक्षम होते हैं। अगर आप इतिहास के महान आविष्कारकों, कलाकारों और विचारकों को देखें तो पाएंगी कि वे कभी भी आम भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा सवाल किए, उन्होंने अपने रास्ते खुद चुने। इसीलिए अगली बार जब आप किसी भीड़ का हिस्सा बनने लगे तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं ये सच में अपने मन से कर रही हूँ या सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सब यही कर रहे हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो ये समय है खुद को पहचानने का, अपनी सोच को दिशा देने का और इस भीड़ से बाहर निकलकर अपनी अलग राह बनाने का। क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ का अनुसरण करने के बजाय भीड़ को एक नई दिशा दी। अध्याय 7, मृत्यु के भय का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे बड़ा डर क्या है? असफलता? अकेलापन? शायद इनमें से कुछ भी नहीं। असल में हमारा सबसे गहरा डर मृत्यु है। यह एक ऐसी भावना है जो हमें जीवन भर सताती है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या नहीं। हम में से अधिकांश लोग मृत्यु के बारे में सोचने से बचते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम मृत्यु के डर का सामना करें तो क्या यह हमारे जीवन को और भी अधिक अर्थपूर्ण नहीं बना सकता? हम हमेशा ये मानती हैं कि मृत्यु दूसरों के साथ ही होगी, खुद के साथ नहीं। जीवन की भागदौड़ में हम अपने मृत्यु के विचारों को दिमाग से बाहर रखती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु का डर ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। यह डर हमें जीवन के छोटे छोटे फैसलों में अनजाने रूप से प्रभावित करता है। हमारी सबसे बड़ी चिंता यह है कि हम अधूरी जिंदगी जीकर चले जाएं। यही कारण है कि हम अपनी जिंदगी के सभी फैसले करते समय भविष्य में आने वाली मृत्यु को नकारती हैं। हम खुद से कहती हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, अभी तो मेरी जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन फिर धीरे धीरे समय निकल जाता है और हम अपने ख्वाबों को टालती जाती हैं। हम सभी ने कभी न कभी अपने अंदर मृत्यु का डर महसूस किया होगा। जब किसी करीबी की मौत होती है तो हमें लगता है कि हमें भी ऐसा ही होना है। उस क्षण में हम महसूस करती हैं कि जीवन कितनी नाजुक चीज है। लेकिन मृत्यु के इस डर का एक और पहलू है।
यह डर हमें उस दिशा में प्रेरित करता है जहां हम अपने जीवन का मूल्य समझ सकती हैं। जब हमें मृत्यु के विचारों का सामना होता है तो हमें एहसास होता है कि जीवन सीमित है और हर पल कीमती है। दूसरी ओर, जो लोग मृत्यु को नकारते हैं वे जीवन को खाली महसूस करते हैं। वे समय का सदुपयोग नहीं कर पाते, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के अपना जीवन जीते जाते हैं। लेकिन असली समझ ये है कि जब हम मृत्यु के डर का सामना करती हैं और इसे स्वीकार करती हैं तो हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकती हैं। जब हम मृत्यु को नकारने के बजाय उसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करती हैं तो हमें अपने जीवन की वास्तविकता को समझने का अवसर मिलता है। मृत्यु को स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि हम इसे जल्द अपनाने की कोशिश करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और मूल्यवान बना सकती हैं। इसीलिए जब भी आपको मृत्यु का डर महसूस हो तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं इस डर को अपने जीवन को जीने के तरीके में एक प्रेरणा के रूप में बदल सकती हूँ? तो दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मानव स्वभाव जटिल और रहस्यमय है। हर व्यक्ति के अंदर गहरी भावनाएं और विचार चलते हैं जिनका पूरी तरह अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन जब हम इन नियमों को समझने लगती हैं तो हम न सिर्फ दूसरों के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाती हैं, बल्कि खुद को भी एक नई नज़र से देख सकती हैं। हर व्यक्ति के अंदर आक्रामकता, ईर्ष्या, भय और अन्य छुपी हुई भावनाएं होती हैं। जब हम इन भावनाओं को पहचानती हैं और उन्हें समझती हैं तो हम अपनी जिंदगी में बेहतर फैसले ले सकती हैं, रिश्तों में गलतफहमियां कम कर सकती हैं और अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकती हैं। जिस तरह से हम दूसरों के साथ बर्ताव करती हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए खुद को समझना और दूसरों को समझना न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमारे जीवन को और भी प्रभावशाली बना सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इसका जवाब जरूर सोचिएगा। आपके जीवन में ऐसा कौन सा एक फैसला था जो आपने भीड़ की परवाह न करके अपने मन की सुनकर लिया और जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? जरूर कमेंट में बताएं, मुझे सच में जानना अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए किताबी कीड़ा ऑडियो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें।